हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 5 जैव प्रक्रम। ये क्या होता है इसके बारे में पूरा नॉलेज लेंगे और इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि हम एनसीईआरटी की किताब का एक एक महत्वपूर्ण जो है हमसे छूट ना रह जाए। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम जैव तथा अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, यानी सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं या गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये सजीव है। ठीक है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि यह सजीव है? लेकिन ठीक है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते कि ये सजीव है। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव है? हम में से कुछ कहेंगे कि ये हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरे ना होकर अन्य रंग की होती है? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के समान प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ जो होती हैं वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव होता है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु गति स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाई नहीं देती है, अतः वे सजीव हैं। दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अति सूक्ष्म स्केल पे होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यावसायिक जीव विज्ञानी से करें तो उनका उत्तर जो होगा वो सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं नहीं होती है। ठीक है, यानी वो जब संक्रमित करते हैं तभी हम वो कहने का मतलब है आणविक गति होती है। इसी कारण विवाद बना हुआ है कि वे सजीव है या नहीं होता है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है, पूर्व कक्षा में हम देख चुके हैं। सजीव की संरचना जो होती है वो सुसंगठित होती है। उसमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिका में छोटे घटक होते हैं। सजीवों की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि ये व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से खोजते हैं? जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब ये कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हो उस समय भी यह अनुरक्षण का कार्य चलना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीवों के शरीर में हस्तांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं होता है। ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोत के विघटन या निर्माण की आवश्यकताएं होती है। देखिए, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित होने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होता है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की
एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया जो होती है ना, अणुओं के विघटन की कुछ रासायनिक युक्तियाँ होती है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। एक कोशीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैस का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जब जब शरीर का आकार बढ़ता है, शारीरिक अभिकल्प जटिल होता जाता है, तब क्या होता है, बहुकोषीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिका की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है। ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं, बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत होते हैं। हम इन विशेषकृत उत्कोषीय जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशेषकृत ऊतकों का कार्य होता है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों के द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद बनते हैं जो शरीर की कोशिका के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोषीय जीव में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अवशिष्ट पदार्थ को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। अब आते हैं पोषण पे। पोषण किसे कहते हैं? जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं, तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत और पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन होता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो इसमें है कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकताएं समान होती है। इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। वे जीव स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है कि ताकि ये जीव के संरक्षण और वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीव में सम्मिलित होते हैं। यानी जो ही स्वपोषी पे आश्रित होता है उसे हम विषमपोषी कहते हैं, और जंतु और कवक इसमें आते हैं। अब आते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। देखिए, स्वपोषी इस पिक्चर में देख सकते हैं आप। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा होता है। यह वह प्रक्रम होता है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, और यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त कर दिया जाता है। कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन।
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुदिद पौधे जो होते हैं ना, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक होता है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करिएगा कि कुछ कोशिका में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं जो दर्शाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इसमें दिया हुआ कुछ क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप को कैसे करना है आप देख लीजिए अच्छे से। इस क्रियाकलाप के बाद अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती के सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैस का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। गैस का आदान प्रदान जो होता है ना, तने से भी होता है, जड़ से भी होता है, पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का एक कार्य होता है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और अंदर का छिद्र खुल जाता है। इस तरह द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। उपरोक्त दो क्रियाकलाप के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी जो होता है अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल की अवशोषण से करते हैं। यानी स्थलीय जो पौधे होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उनको जल आवश्यक होता है उसकी पूर्ति वो कैसे करते हैं? जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। अतः इसे अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है, नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। उन्हें कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। अब आते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक है, विषमपोषी पोषण क्या होता है? प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप और उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास या गतिशील जैसे कि हिरण है, दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका अलग अलग होता है। तथा गाय शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं और उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। यानी भोज्य पदार्थ का विघटन जो होता है वो शरीर के बाहर ही कर देते हैं। अन्य जीव जो होते हैं संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना और कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है।
जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न होती है। विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होता है। एक कोषीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवध भोजन के कणों को घेर लेता है और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोषीय जीव होता है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। भोजन एक स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इसी स्थान तक प्रक्षाव्य की गति द्वारा पहुंचता है और कोशिका की पूरी सतह को ढक देता है। अब आते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुर्दा तक विस्तरित एक लंबी नली होता है। चित्र 5.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें इसी भोजन नली से गुजारना होता है, जिन्हें इसी प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वो उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं और हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का स्तर जो होता है बहुत ही कोमल होता है और भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये वास्तव में केवल जल नहीं है, ये लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है जिसे हम लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना होता है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा करते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीहा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक होती है। यह क्रमकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका और इसोफगस द्वारा लिया जाता है। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है और आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन के अन्य पाचक रस्सियों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध वर्णित विषय से नहीं है? आमाशय से भोजन जो होता है वह क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। क्षुद्रांत जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। इस कार्य के लिए वो यकृत अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइमों को क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। वो यह कार्य वसा पे क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन का मैल इमल्सीकरण की तरह होता है जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय जो होता है अग्न्याशिक रस का स्रावन करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन
एंजाइम होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होते हैं जो आंतरस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा अम्ल में और ग्लिसरीन में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत की भित्ति जो है ना अवशोषित कर लेती है। आंत की भित्ति जो होती है ना, जो भोजन पचा हुआ होता है उसको अवशोषित कर लेती है और क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवध होते हैं जिसे हम दीर्घ रोग कहते हैं। ठीक है। और अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं और उनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतक के निर्माण करने और पुराने ऊतक की मरम्मत में होता है। बिना पचा हुआ भोजन जो होता है ना, वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा और रुधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आते हैं कि दंत रक्षण क्या होता है। टॉपिक में दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल डेंटिन के स्नेह से मुद्रीकरण के द्वारा होता है। इसका प्रारंभ तब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और फिर इनेमल मृदु और बिख निजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांत पर चिपक के दंत प्लग बना देते हैं और प्लग दांत को ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। इससे पहले जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजनोपरांत दांत में ब्रश करने से प्लग हट जाता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं और जलन और संक्रमण कर सकते हैं। अब इसमें है कि पिछले अनुभाग में हम जीवों पे पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। विभिन्न जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। कुछ अन्य जीव के लिए उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। इन सभी अवस्था में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम जो होता है ना वो कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम जो है किण्वन के समय इष्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम जो होता है ना वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए अवायवीय शोषण कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय शोषण कहलाता है। वायवीय शोषण में ऊर्जा का मोचन अवायवीय शोषण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना कैंप का कारण हो सकता है। ठीक है। अब कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है और जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। अधिकांश कोशीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा जो होती है मृदा होती है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसे एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंततः फॉस्फेट सहलंगता खंडित होती है तो 30.5 kg पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और अन्य प्रकार के उपयोग में लाई जाती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका व आयोग का संचरण आदि अनेक क्रिया के लिए किया जा सकता है। अब इसके बाद है क्योंकि वायवीय शोषण जो होता है ना ऑक्सीजन पर निर्भर करता है
अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। अंतःकोशीय अवकाश यह सुनिश्चित करती है कि सभी कोशिकाएं जो होती है ना वायु के संपर्क में होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिका में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था और पौधे की आवश्यकता पर निर्भर होती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य आदान प्रदान क्रिया होता है। दिन में शोषण के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना होता है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जो जीव जल में रहते हुए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, इसलिए जलीय जीव की श्वास दर जो होती है ना स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कुलोम तक पहुंचाती है। ये विलेय ऑक्सीजन रुधिर लेता है। ठीक है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ये ऑक्सीजन भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उन सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, यह सतह बहुत ही पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवशोषित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रिया विधि होती है। चलिए इसमें और भी दिया हुआ तंबाकू के बारे में अधिक जानें। तंबाकू का सीधा उपयोग या सिगार, सिगरेट और बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक होता है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ा और दिल यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुसफुस की बीमारी और कैंसर के अन्य रूपों के लिए कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुंह के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है। वे स्वस्थ रहे और तंबाकू से बने उत्पाद को ना कहें। अब इसमें पिक्चर में देखिए 5.9 पिक्चर में क्या मानव श्वसन तंत्र का पिक्चर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि वायु शरीर के अंदर नसा द्वार द्वारा जाती है। नसा द्वार देख लीजिए पिक्चर में, आप देख सकते हैं जो तीर लगा हुआ रेड कलर पे। नसा द्वार जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित होती है। जो बाल होते हैं ना इसमें वो निस्पंदित उससे, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल और दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। वो बाल क्या होता है धूल को रोक लेते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, श्लेष्मा की परत होती है और क्या होता है जो इस प्रक्रिया में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रभावित होता है और कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग जो होता है निपतित न हो। अब इसमें है कि फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जैसा कि हम वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गृहिका बड़ी हो जाती है। इसके कारण वायु फूस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक में टॉपिक में देख लीजिए। इसमें लिखा है फेफड़े का कैंसर जो होता है दुनिया में मौत के सामान्य कारण में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसे संरचना होती है जिसे सिलिका कहते हैं। ये सिलिया जो होती है ना सांस लेते वक्त अंदर जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से बालों जैसे संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन जो होते हैं ना फेफड़ों में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। अब देखिए लिख रहा है जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेलापन दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है।
उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुसफुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचती है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होता है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। अब इसमें मेन पॉइंट है, क्या आप जानते हैं यदि कृपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। हाँ, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विषम द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन की एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इसे पसंदता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? अब आते हैं वहन के बारे में। मानव में वहन, पिछले भाग में हम देख चुके हैं रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। हमने सीखा था रुधिर एक संयोजी ऊतक है। रुधिर मतलब ब्लड। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इनमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा जो होता है वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। एक तंत्र की यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कोई टूट फूट होती तो इसकी मरम्मत कर सके। ठीक है, तो अब आते हैं कि हमारा पंप जो होता है ना, पंप, वो हमारा लीवर होता है, नहीं हृदय होता है। हृदय क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है जो मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए, यानी दोनों मिलना नहीं चाहिए, इसके रोकने के लिए हृदय कई चेंबर में बटा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है और फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। इस प्रोग्राम को हम 5.11 पिक्चर में समझेंगे। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो होता है ना, फुफ्फुस से हृदय में बाईं और लेफ्ट साइड में आता है और इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाएं अलिंद शिथिल रहता है और अगला कोष्ठ बाएं निलय फैलता है। यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर क्या होता है? स्थानांतरित होता है और अपनी बारी पर जब पेशीय बाएं निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ जो होता है वो तब फैलता है जब शरीर से ऑक्सीजनित रुधिर इसमें बाहर आ जाता है। जैसे दायां अलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला जो संगत कोष्ठ होता है दायां निलय, वो फैल जाता है। इससे क्या होता है? यह रुधिर को दायां निलय में स्थानांतरित करता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण करने हेतु अपनी बारी पे फुफ्फुस में पंप कर देता है। ठीक है, तो अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। ठीक है, और जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। अब आते हैं फुफ्फुस में जो ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हृदय का दायां और बायां बंटवारा देखिए, इसमें देखिए पिक्चर में देख लीजिए 5.11 में कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे हुआ है ये लोग का। ठीक है, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में मदद होता है। एक में ऑक्सीजन होता है, एक में नहीं होता है। इन दोनों को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है दायां और बायां। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, ये बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापमान क्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम
पर्यावरण के तापमान पर निर्भर होता है। जल, स्थल या चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर सीमा को कुछ सीमा तक मिलने में सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है और दूसरी ओर कशेरुकों में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण करते हैं। अब देख लीजिए रक्तदाब क्या होता है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे उनके विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब सिरकाओं की अपेक्षा धमनियों पर बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब जो होता है निर्लय यानी पंकुचन यानी संकुचन के दौरान पंकुचन दाब तथा निलय अनुशिथिलतन के दौरान धमनी के अंदर का दाब जो होता है ना अनुशिथिलतन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुचन दाब लगभग 120 mm होता है और अनुशिथिलतन दाब जो होता है 80 mm पारा होता है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे निकाला जाता है रक्तदाब। अब इसमें है कि हाँ क्या है एस्फाइग्मोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। इसका कारण होता है धमनियों का सिकुड़ना। धमनी जब सिकुड़ती है ना तो उच्च रक्तदाब कहलाता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है, आंतरिक रक्त स्रावन हो सकता है। अब आते हैं नलिकाएं और रुधिर वाहिनियां। धमनी जो होता है ना वे रुधिर वाहिनियां होती है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ली जाती है। धमनी की भित्ति जो होती है ना मोटी और लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है तो सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लेती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब होता है, परंतु रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुँच के धमनी जो होती है ना छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति जो होती है एक कोशीय मोटी होती है और रुधिर और आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय जो होता है ना वो पतली भित्ति के द्वारा होता है। कोशिकाएं सब आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं और रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। अब देखते हैं प्लेट्स द्वारा अनुरक्षण। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पे विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाए, रक्तस्राव होने लगे तो तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेट्स एक कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। अब आगे है कि लसिका क्या होती है। ठीक है, अभी हमको इतना पढ़ना है। अभी लसिका क्या होता है, ये एक प्रकार का द्रव्य होता है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतःकोशीय अवकाश में आ जाते हैं। ऊतक जो होता है तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है। यह रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका जो होता है अंतःकोशीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो कि आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है। अंत में बड़ी सिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में लिया जाता है। यानी लसिका भी एक प्रकार का द्रव होता है जो वहन में सहायता करता है। ठीक है, पादपों में परिवहन कैसे होता है। पादप हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों द्वारा विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवण के लिए मृदा निकटतम और प्रचुरतम स्रोत होती है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती है किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा कच्ची सामग्री और पादप शरीर के सभी भागों में
आसानी से विसरित हो सकती। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विश्राम प्रक्रम प्राप्त नहीं होगी। यदि ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सीमित प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणामस्वरूप पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का परिचालन कर रहे हैं वे लंबी वृक्षों से भी अधिक हो सकती है। पादप वहन जो तंत्र जो होता है ना, पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ठीक है, ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चलन नलिकाओं से निर्मित है। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण को वहन करता है। दूसरा फ्लोम है जो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित करता है। अतः यह अब हम लोग जल का परिवहन पढ़ेंगे। जाइलम ऊतक में जड़ों और तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं और तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। और जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती है और सक्रिय रूप से आयन प्रदान करती है, प्राप्त करती है। यह जड़ मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जड़ जल में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जल अनवरत रूप गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादप की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जल की रंध्रों के द्वारा हानि हुई है, उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल की अणु का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल की जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। पादप के वाहिकीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पसर्जन कहलाती है। अतः वाष्पसर्जन जल की अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें विलय खनिज लवणों की उपरिमुखी गति में सहायक होता है। ताप के नियमन में भी सहायक होता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पसर्जन जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरित बल होता है। अब है कि भोजन और दूसरे पदार्थ का स्थानांतरण क्या होता है। ठीक है, अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपचयी क्रिया के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है, पादप के अन्य भाग में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और ये संवहन ऊतक के फ्लोम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जल के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में जाते हैं। भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी और नलिका में ऊपरिमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बल द्वारा समझाया सकता है, से विपरीत फ्लोम द्वारा स्थानांतरण होता है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होता है। ऊतक का प्रसारण दाब बढ़ा देता है। जब इसमें जल प्रवेश कर जाता है तो दाब जो होता है पदार्थों को फ्लोम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। यह फ्लोम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिसकी वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी हमको पढ़ना है उत्सर्जन के बारे में। देखिए, उत्सर्जन होता क्या है। हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण और शोषण में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिनमें हानिकारक उपचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न युक्तियाँ करते हैं
और एक कोशीय जीव इन अवशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्सित कर देते हैं। हाँ, ये सब अन्य प्रकरण में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशीय जीव इस क्रिया कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। अब मानव में उत्सर्जन क्या होता है, इस पिक्चर में देख लीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या दिया हुआ है। मानव के उत्सर्जन तंत्र चित्र 5.13 में एक जोड़ा जो होता है ना, विक्र, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है। विक्र उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। विक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। ये तब तक एकत्र होता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वज्र यानी खराब पदार्थ जो होता है छान कर बाहर करना होता है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, वो विक्र में रुधिर से अलग कर ली जाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विक्र में आधारित निस्यंदन एक फुफ्फुस की तरह ही बहुत ही पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। विक्र में प्रत्येक कोशिका वृक्ष एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक विक्र में ऐसे अनेक निस्यंदन होते हैं जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जो होता है जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो अम्ल हुआ, लवण, प्रचुर मात्रा में जल होता है। जैसे जैसे मूत्र इन नलिकाओं में प्रभावित होता है, इन पदार्थ का चयनित पुनर्शोषण होता है। जल की मात्रा पुनर्शोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करना पर निर्भर करता है। प्रत्येक विक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो विक्र को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा से बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। अब देख लिए कृत्रिम विक्र कैसे बनता है। उत्तरजीविता के लिए विक्र जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात, विक्र में सीमित रुधिर प्रवाह विक्र की क्रियाशीलता को कम कर देता है। यह शरीर में विषैले अवशिष्ट को संचित कराता है जिससे मृत्यु हो सकती है। विक्र के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम विक्र का प्रयोग किया जाता है। एक कृत्रिम विक्र नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम विक्र बहुत ही अर्धपरागम अस्तर वाली नलिकाओं से निर्मित होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव्य का प्रासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अवशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अवशिष्ट उत्पाद विषम द्वारा अपोहन द्रव्य में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह विक्र के समान ही कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्शोषण नहीं होता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद विक्र में होता है। यदि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंद विक्र नलिकाओं में पुनर्शोषित हो जाता है। अब पढ़ते हैं कि पादप में उत्सर्जन क्या होता है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल विभिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। पादप संश्लेषण में जूं जनित ऑक्सीजन भी अवशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पादपों से बहुत से ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं। वे अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में अवशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अवशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। अंगदान क्या होता है। अंगदान एक उदार कार्य होता है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दानदाताओं को उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जाता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र लिंग मायने नहीं रखती है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है या बदल सकता है। ग्राही की अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। ठीक है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से जो दाता होता है उनके शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकाला किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कर्णिका,
कार्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, यज्ञाशय, फेफड़े, आंत, अस्थिमज्जा शामिल है। अधिकांशतः अंगदान ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, जब डॉक्टर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क को मृत घोषित करते हैं ना। लेकिन कुछ अंग जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े, ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा आप देख सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन है इसको आप बनाइएगा।